तो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, रीनीट वालों के लिए काउंसलिंग शुरू को लेके बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पे रहने वाली है। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के, सर हमारा काउंसलिंग कब शुरू होगा और क्या क्या दस्तावेज यहाँ पे हमको लगाना है, क्योंकि यहाँ पे OMR शीट आपको मिल चुका है। ठीक है, इसके अलावा रिजल्ट भी आपको मिल चुका है, तो आपको पता लग चुका है कि आपका स्कोर कितना है और ये भी पता लग चुका है कि आपका रैंक कितना है। ठीक है, तो अब बात आती है काउंसलिंग की, क्योंकि काउंसलिंग के जरिए ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपका दाखिला होगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। और काउंसलिंग कुछ इस प्रकार से होता है, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, आपका काउंसलिंग कौन करवाता है? MCC करवाता है, ना कि NTA। NTA का काम बस इतना सा होता है, फॉर्म भरवा के एग्जाम करवाना और रिजल्ट को जारी करना। बाकी का काम कौन करता है? MCC, मतलब मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। तो MCC कब करवाएगा आपकी काउंसलिंग? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार का रूल होता है और आपको पता होना चाहिए कि MBBS और BDS और BSc नर्सिंग, इनका काउंसलिंग एक साथ चलता है, तीनों कोर्सेज का। ठीक है, रही बात आयुष कोर्स, मतलब BAMS, BAMS, BHMS, BOMS, जो आयुर्वेदिक वाले हैं, उसका डिपार्टमेंट अलग है, उसका काउंसलिंग ACC करवाता है। ठीक है, और इसका MCC करवाता है। पहले इसका होगा, उसका बाद में होगा। मतलब जिनका सिलेक्शन होना होता है इधर MBBS में, उनका हो जाता है, और जिनका नहीं होता फिर वो आयुष कोर्सेज की तरफ चले जाते हैं। तो आपको करना क्या है? आपका स्कोर जो भी है उसके बेसिस पे आपको काउंसलिंग करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। काउंसलिंग करवाए तो कौन सी करवाए? ऑल इंडिया वाली करवाए या स्टेट वाली करवाए, ये भी चक्कर है। ठीक है, या फिर आयुष कोर्सेज वाली करवाए, MBBS के लिए करवाए या BDS के लिए करवाए? काउंसलिंग करवाए तो किसके लिए करवाए, ये सबसे बड़ा सवाल है प्रिय विद्यार्थियों के मन में। तो आप लोगों के लिए ये हेल्पलाइन नंबर आपको दे रखा है मैंने, कि आपका जो भी स्कोर है, अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो आपके स्कोर के बेसिस पे हम आपको एडवाइस भी देंगे कि आपको क्या करना चाहिए, काउंसलिंग करवाना भी चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, और कौन सी काउंसलिंग आपको करवाना चाहिए, कौन सी काउंसलिंग आपके लिए बेस्ट रहेगी आपके अंकों के आधार पे। क्योंकि आप दूसरों का कॉपी कर ही नहीं सकते, सबका रैंक अलग है, सबका स्कोर अलग है, सबका कैटेगरी अलग है, सबका स्टेट अलग है। तो आप एक स्पेसिफिक विद्यार्थी हो, आप अकेले हो इस जगह में, तो आपको अलग से काउंसलिंग नहीं करो, कॉपी कर ही नहीं सकते इसमें। आपका एक अलग क्राइटेरिया रहता है जो कि नंबरों से डिसाइड होता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ रूल होते हैं, और इसमें पेमेंट फॉरफिट होने का काफ़ी ज़्यादा डर रहता है। तो काउंसलिंग आपको संभल के करवाना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा इसका जो क्राइटेरिया रहता है, फर्स्ट काउंसलिंग से लेके थर्ड और मॉपअप राउंड तक इसमें दिखा रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन मेडिकल काउंसलिंग, इसमें तो आपको पहले फॉर्म अप्लाई करना होता है। फॉर्म का कितना पैसा लगता है ये डिसाइड करता है कि आप कौन सी काउंसलिंग करवा रहे हो। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जो फीस रहता है, जनरल OBC का अलग है और SC ST वालों का अलग है। ठीक है, अगर आप जनरल OBC में आते हो तो ऑब्वियसली बात है कि 10,000 का कुछ ये आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट रखेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट है ना, जो कि आपको वापस मिल जाएगा। SC ST वालों का 5,000 रहता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, है ना। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का 2 लाख होता है यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं ये पैसा खोने का डर रहता है, अगर आप लापरवाही कर देते हो ना काउंसलिंग में, तो यूँ मान के चलो आपका 2 लाख भी गया, 10,000 भी गया। अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की, MCC की जो शर्त है वो नहीं मानी आपने, क्योंकि विद्यार्थी क्या करते हैं, कॉलेज मिलने के बाद भी उसको ज्वाइन ही नहीं करते हैं, तो MCC क्या करेगा, पैसों को जब्त कर लेगा। तो ऐसी समस्या के समाधान के लिए दिए गए नंबरों पे भी आप व्हाट्सअप करके एडवाइस ले सकते हो कि आपको करना क्या चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, ताकि आपका पैसा भी बचे और आपकी MBBS की सीट भी बचे। अब यहाँ पे देखो, पहले होगा आपका फर्स्ट राउंड, मतलब फर्स्ट काउंसलिंग, और यहाँ पे आपको चॉइस फिल करना होता है आपके नंबरों के आधार पे। तो कौन सा कॉलेज भरे आप, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि ऑल इंडिया में कितने सारे मेडिकल कॉलेज है, जरा सा भी पता नहीं है आपको। क्योंकि आपको पता है ना कि यहाँ पे 1,37,000 सीटें हैं, तो हर मेडिकल कॉलेज आपको पता नहीं है। और हमको पता है कि देश के किस कोने में
कम अंकों पे आपको मिल सकता है। इसीलिए हम काउंसलिंग की एडवाइस आपको देते हैं कि दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप करके एक बार जानकारी आप ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी चॉइस फिल था आपने कर लिया। अब कॉलेज आपको या तो अलॉट होगा, दो ही कंडीशन होगी, या कॉलेज अलॉट नहीं होगा। कॉलेज अलॉट नहीं होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप ऑटोमेटिक सेकंड राउंड में चले जाओगे। इधर देखो, अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो साफ साफ लिखा हुआ है कि अगले राउंड में आप ऑटोमेटिक चले जाओगे और आपको कोई भी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो इस कंडीशन में आपके सामने दो विकल्प होते हैं कि या तो उसको ज्वाइन कर ले या उसको छोड़ दे, ठीक है। तो अगर आप उसको ज्वाइन करते हो तो वो आपकी सीट फिक्स हो जाती है। लेकिन अगर आपके मन में डाउट रहता है कि हमको अगले राउंड में और अच्छा कॉलेज मिल सकता है इससे बेटर, तो आप यहाँ पे जा सकते हो अपग्रेडेशन के लिए। ये विकल्प आप लोगों के लिए रहता है, आप अपग्रेड कर सकते हो। राउंड 2 में अगर इससे अच्छा कॉलेज मिल गया तो आप इस सीट को छोड़ सकते हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप फिर एग्जिट कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है, आपका पैसा जब्त नहीं होगा, ठीक है। तो ये नियम कहता है राउंड फर्स्ट का। राउंड 2 फिर आपका स्टार्ट होता है। इसमें आपको मौका मिलता है कॉलेज चॉइस फिल करने का, मतलब भरने का, कि और भी कॉलेज आप चाहो तो ऐड कर दो और आप चाहो तो कुछ को हटा सकते हो। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पे रहता है राउंड सेकंड में। और यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड राउंड में वही कंडीशन रहेगी, या तो कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन शर्तें अलग हो गई इधर पेमेंट और सिक्योरिटी डिपॉजिट की। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो क्या बोल रखा है कि विद्यार्थी एलिजिबल है अगले राउंड के लिए, मतलब योग्य है, वो थर्ड राउंड करवा सकता है। अगर आपको कॉलेज मिल गया राउंड 2 में, सीट अलॉटमेंट हो गया, तो यहाँ पे ये बोल रखा है कि राउंड 2 में आप ज्वाइन कर सकते हो, रिपोर्टेड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो ना तो आपका पैसा जब्त यहाँ पे कर लिया जाएगा। नॉट ज्वाइन, कॉलेज मिल चुका है, अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो ये आपकी गलती है और यही पैसा बर्बाद होता है काफ़ी सारे प्रिय विद्यार्थियों का। ये नियम सबके लिए है, प्राइवेट के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी। प्राइवेट का सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो 2 लाख को भूल जाना, फिर वो वाली बात है। साफ साफ लिखा हुआ है ना नियम, नॉट ज्वाइन तो सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट, मतलब जब्त हो जाएगा आपका पूरा का पूरा पैसा। तभी तो चिल्ला चिल्ला के मैं बोलता हूँ कि दिए गए नंबरों पर एक बार संपर्क कर लेना। अब यहाँ पे आप देखो, क्योंकि नियम बना रखा है, आप कोर्ट में जाओगे तो भी कोर्ट क्या करेगा, अदालत में जाओगे, आप सुप्रीम कोर्ट में भी अगर जाते हो ना तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि नियम बना रखा है एमसीसी ने। वो तो बोल देगा कि हमने पहले नियम बना रखा है, नियम आपने तोड़ा है, तो वो वाली बात है। तो इसमें आपको ज्वाइन करना ही होता है, तभी आपको पहले सोच के कॉलेज भरना होता है। ऐसा नहीं कि अटम सटम भर दिया तो गए काम से। फिर यहाँ पे देखो, इसमें भी आप अपग्रेड के लिए जा सकते हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मान लो आपने ज्वाइन तो कर लिया लेकिन आपको लगता है कि और अच्छा मिल सकता है, तो आप अपग्रेड के लिए जा सकते हो। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो ये सीट आपका फिक्स रहता है। तो ये कंडीशन राउंड 2 की है। फिर आपका राउंड थर्ड आता है, इसमें भी आपको चॉइस फिल करने का मौका मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो राउंड थर्ड के लिए क्या क्या कंडीशन है। इसमें अलग कंडीशन आ गई। अब कॉलेज नहीं मिला तो विद्यार्थी स्ट्रे राउंड, क्योंकि थर्ड राउंड के बाद स्ट्रे राउंड होता है, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो। क्योंकि अगर कॉलेज नहीं मिल रहा है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन मिलने के बावजूद आप उसको छोड़ रहे हो ना, ये आपकी गलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सीट अलॉटेड एंड डज नॉट ज्वाइन, तो उसमें क्या होगा, आप एग्जिट हो सकते हो लेकिन आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर लिया जाएगा, ये कंडीशन है। अगर आप कंप्लीट इसको ज्वाइन कर लेते हो ना कॉलेज को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आप रिजाइन नहीं कर सकते बाद में, और इसको अपग्रेड भी नहीं कर सकते राउंड थर्ड में। यहाँ पे खत्म हो गया विकल्प। राउंड थर्ड में आप लोगों के लिए अपग्रेडेशन का और रिजॉइन का भी विकल्प खत्म हो गया, उसमें आपको जाना ही होगा, है ना। ओके, फिर आता है स्ट्रे राउंड। तो इसमें चॉइस फिल का मौका भी देता है एमसीसी। अब इसमें अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है, नॉट ज्वाइन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलॉटेड बट नो इट। अगर आपको नहीं मिलता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको मिल जाता है, उसको आप ज्वाइन नहीं करते, नॉट ज्वाइन, तो आपका सारा पैसा जब्त कर लिया जाएगा पूरा का पूरा, और अगले साल नीट एग्जाम भी आपको नहीं देने दिया जाएगा। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जो आपको मिलता है ना, वो ज्वाइन करना ही होता है, चाहे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो।
चाहे उसका फीस कितना भी 80 लाख हो 90 लाख हो, उसमें जाने होता है अगर आपने चॉइस फिल में डाला है तो अगर आपके पास में इतना पैसा नहीं है तो उसको चॉइस फिल में मत डालना, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको मिल जाता है तो ज्वाइन कर लो, लेकिन ज्वाइन करने के बाद उसको आप रिज्वाइन नहीं कर सकते, है ना। उसमें आपको दाखिला लेना ही होगा। साफ साफ पहले बोल रखा है कि कैन नॉट रिजाइन, आप रिजाइन नहीं दे सकते। अगर रिजाइन दोगे ज़बरदस्ती आप वहाँ से मतलब ज्वाइन ही नहीं करोगे तो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड का एक ही वसूल है कि अगले साल आपको नीट में नहीं बैठने दिया जाएगा और आपका सारा पैसा इधर जब्त कर लिया जाएगा। ये लास्ट राउंड में ऐसा ही होता है। तो अभी आपका काउंसलिंग शुरू होने वाला है। अभी डॉक्यूमेंट्स भी दिखा देता हूँ मैं आपका। अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेता है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपका जो पेपर लीक हुआ था इस वजह से डिले हो गया, तो डिपार्टमेंट भी चाहता है कि थोड़ा पहले करवाने की कोशिश करें, या तो लास्ट जुलाई तक करवा देंगे या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में तो हो ही जाएगा। ये दस्तावेज आपके पास में होना चाहिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, नीट काउंसलिंग, नीट एडमिट कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड होना चाहिए, और आपके पास में नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, मतलब आपका रिजल्ट होना चाहिए। 10th का मार्कशीट ओरिजिनल, 12th का मार्कशीट ओरिजिनल, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड यूज कर सकते हो गवर्नमेंट आईडी के तौर पे, कैटेगरी का सर्टिफिकेट, स्पेशली SC/ST वालों, OBC वालों और EWS वालों। अगर आप जनरल में आते हो ना तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे कास्ट का सर्टिफिकेट बनाने की, ठीक है। अगर ये विद्यार्थी अपना कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं बनवाएंगे ना तो काउंसलिंग तो करवा सकते हैं, लेकिन इनको भी फिर जनरल में काउंट किया जाएगा और रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, इसलिए इनका कट ऑफ बढ़ जाएगा। तो अगर आप कम अंकों पे सिलेक्शन पाना चाहते हो तो अपना कास्ट का सर्टिफिकेट बनवा के रखें। अगर आपका ड्रीम है कि हमको ऑल इंडिया लेवल की मेडिकल कॉलेज में जाना है तो सेंट्रल लेवल का बनवाना कास्ट का सर्टिफिकेट। अगर आपको लगता है कि अपने स्टेट तक ही सीमित रहना है तो आप अपने स्टेट लेवल का बना सकते हो कास्ट का सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर आता है आपका डोमिसाइल यानी कि मूल निवास, ठीक है। फिर आता है आपका पासपोर्ट साइज का फोटो, ये वाला कितना होना चाहिए, कम से कम 4-5 होना ही चाहिए। करेक्टर का सर्टिफिकेट यानी कि आपका चरित्र प्रमाण पत्र, माइग्रेशन और आपका PWD का सर्टिफिकेट, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो, और भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लिस्ट में आपको भेज दूंगा, ये एक ही बात है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। क्योंकि आपने फॉलो कर रखा होगा तो मिल ही जाएगा, उसमें कोई आपत्ति वाली बात है नहीं। और काउंसलिंग या तो लास्ट जुलाई में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में तो 100% आपका शुरू हो ही जाएगा। लेकिन ये दस्तावेज आप पहले ही तैयार करके रखो। नियम मैंने आपको बता दिया कि बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है सिक्योरिटी मनी जब्त होने का अगर आप नियम को फॉलो नहीं करते हो तो अगर आप ये पैसा जब्त होने से बचना चाहते हो, प्रॉपर गाइडेंस चाहते हो कि कैसे आपको क्या करना है, आपके स्कोर के बेसिस पे दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप कर देना। और यहाँ पे ये लिस्ट टेलीग्राम पे आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा।